अब हमने पढ़ा था नर्म्स इक्वेशन क्या होते हैं, अब आगे पढ़ेंगे नर्म्स इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो टॉपिक है हम के निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताऊंगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। दूसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। तो ये दो चीज़ें हम नर्म्स इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले आपको समझना है व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम। क्या होता है, जब हमने रिएक्शन शुरू करी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है वो बहुत सारा है, प्रोडक्ट कितना है, 0, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है। तो स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी स्पीड से वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। सिर्फ बातों पे ध्यान देना, कुछ लिखा नहीं है मैंने ज़्यादा यहाँ। तो ज़्यादा रिएक्टेंट स्पीड में प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट को बनाने की स्पीड क्या है, कम। क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है, तो हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही पढ़ेंगे। अब क्या होगा कि धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना शुरू हो चुका है। जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू होगा उसमें टेंडेंसी आ जाएगी रिएक्टेंट को बनाने की, बट स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बहुत कम है तो उसकी रिएक्टेंट को बनाने की स्पीड क्या होगी, कम। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने की स्पीड ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड कम होगी। पर धीरे धीरे ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, एक स्टेज आएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की स्पीड क्या होगी, समय के साथ डिक्रीज होगी, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद टाइम। प्रोडक्ट की रिएक्टेंट बनाने की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज विद टाइम। ऐसा होगा। एक टाइम ऐसा नहीं आएगा जब दोनों के एक दूसरे को बनाने की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम। उस पॉइंट को, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और आपको ये ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम अगर आ गया, मान लो रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है 400 और प्रोडक्ट कितना बना है 600, इक्विलिब्रियम आ गया। अब रिएक्टेंट बहुत तेजी से क्या बना रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट, और उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट क्या बना रहा है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट अपनी स्पीड से बना रहा है प्रोडक्ट कितना बना है 600 और प्रोडक्ट अपनी स्पीड से बना रहा है रिएक्टेंट 400 है ये। अब दोनों इक्विलिब्रियम के दौरान बिल्कुल एज इट इज़ पड़े रहेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे जब तक हम कोई प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कोई गैस, कोई कॉन्सेंट्रेशन बाहर से चेंज ना कर दें। इली-चार्लियर प्रिंसिपल, जब तक कोई चेंज प्रोवाइड नहीं करोगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम आ चुका है, समझ गए होगे ना। इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट। ये आपने 11th में पढ़ा था, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट, 600 अपॉन में 400, इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान रखना कि अगर आप ये बोलो कि इक्विलिब्रियम तो वो स्टेज होती है जहाँ पे दोनों के अमाउंट इक्वल हो जाते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। ऐसा अगर हुआ, ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो दुनिया की हर रिएक्शन की के की वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। इसका क्या मतलब है कि आपको रिएक्शन के अंदर, एक कंटेनर के अंदर लगेगा कि ना तो रिएक्टेंट बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है, ना प्रोडक्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब आपको लगेगा कि रिएक्शन रुकी हुई है, स्टैटिक है, जबकि ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साथ साथ बनाया जा रहा है बार बार, बट क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है, तो जितना वो कंटेनर पड़े हुए हैं उतना ही पूरा टाइम वो एज इट इज़ रखे रहेंगे जब तक आप कोई उसको चेंज प्रोवाइड ना करो। तो इक्विलिब्रियम समझ आ गया, द स्टेज वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस आर सेम। सेकंड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। इसके डेरिवेशन 11th में आपको हो तो वो भी बता सकती हूँ। उसके बाद आप के की वैल्यू से पता क्या करते हो, अगर देखो के की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, 1000 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, 10 की पावर 3 से ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब है, अच्छा के की वैल्यू बड़ी कब होगी, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से। के की वैल्यू बहुत लार्ज है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट बहुत सारा बना है, मीन्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। के की वैल्यू बहुत छोटी कब होगी, जब प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब रिएक्शन ठीक से हो नहीं पा रही, उसे कुछ चेंज प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो के आपको बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई या कहाँ तक पहुँची, ये के बताता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी कंटेनर में एक रोड है, वो अपने सॉल्यूशन में डिप है, उसकी कैपेसिटी लूज़ या गेन करने की, हम तो रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे, यानी कि गेन करने की एबिलिटी डिपेंड किस पर करती है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा, राइट। तो अब मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सिखा रही हूँ नर्म्स इक्वेशन से। अब क्या होगा, विद टाइम आपका जो रिएक्टेंट है, आपने डेनियल सेल में क्या पढ़ा था कि जिंक Zn2+ बन के सोल्यूशन में आ जाता है,
तो जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अभी मुझे बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन के। तो जिंक आयन अगर बढ़ेंगे तो इस रोड की टेंडेंसी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, देखो ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, तो -0.76 से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो देखो इंक्रीज होना शुरू होएगा। ध्यान रखना रिडक्शन पोटेंशियल लेने की एबिलिटी, -0.76 से लेने की एबिलिटी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जिंक की अगर लेने की एबिलिटी बढ़ रही है तो क्या बताओगे, देने की एबिलिटी क्या हो रही होगी, कम। तो हमने क्या सीखा, जैसे 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 जिंक Zn2+ बनेंगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऊपर, इसका मतलब लेने की एबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो देने की कम हो जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करना कम कर देगा। एक पॉइंट तो ये फिक्स करो। नंबर 2, कॉपर में क्या देखा था कि नीचे का सोल्यूशन का कॉपर इस पे एक्यूमुलेट हो रहा था इस रोड पे, तो कॉपर आयन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, तो E0 क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो देखो इसकी वैल्यू इतनी होती है, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब लेने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर कॉपर की लेने की एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो लेगा नहीं, तो देखो इस तरफ से वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा, अभी बताया ना, इसकी लेने की एबिलिटी बढ़ रही है तो देने की क्या हो रही है, कम। तो जिंक की एबिलिटी देने की कम हो रही है, उसकी लेने की कम हो रही है, तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कम हो जाएगा धीरे धीरे। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये वैल्यू ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, एक स्टेज आएगी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम, इसकी देने की और इसकी लेने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, मैचिंग। सपोज इसकी वैल्यू आ गई 0.1 और इसकी भी 0.1, जब दोनों में डिफरेंस ही नहीं है एबिलिटीज़ का, ना वो छोड़ रहा है ना वो गेन कर रहा है, तो फिर इसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर इसमें से करंट इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा। तो यहाँ पर जो EMF होता है, EMF स्टैंडर्ड EMF नहीं, EMF वो कितना हो जाएगा, 0। ई सेल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि तार में से करंट जाएंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, सेल विल स्टॉप, ठीक है, रिएक्शन विल स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन, जो हम पढ़ते हैं नॉन इक्वेशन में, डेनियल सेल की रिएक्शन। तो ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी जिसकी वजह से इसकी लेने की एबिलिटी क्या हो गई, कम, क्योंकि लेने की बढ़ी, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घट गया, रिडक्शन पोटेंशियल घट गया, घटने की वजह से अब इस तार में से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। EMF = 0। ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड EMF 0 नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड EMF 0 हो ही नहीं सकता, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E0 C - E0 है, बुक में वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो उनको माइनस करोगे कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना, दोनों में डिफरेंस तो होगा ही, दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, हमेशा ही होगा, पर जो ये वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो चेंज होता रह सकता है। क्यों, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज कर रहा है। स्टैंडर्ड वैल्यू तो मैंने बोली थी 1 मोलैरिटी के सोल्यूशन की होती है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किससे निकालना सीखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो, लेट अस कंसीडर डेनियल सेल, ये वाली सेल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, जिंक से कॉपर की तरफ, और करंट कहाँ फ्लो होता है, कॉपर से जिंक की तरफ। अब यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, फर्स्ट पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन जिंक की क्या हो रही है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ऑक्सीडेशन वाले साइड में, जिसकी वजह देखो जिंक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, और कॉपर ना डिक्रीज हो रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटेगी। तो ये देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, कॉपर की घटी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल, और करंट उसमें से फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, EMF कितना हो जाएगा, 0। अच्छा अब यहाँ पर बताओ, जब जिंक Zn2+ बन के नीचे गिर रहा था, एक टाइम आया उन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ना कम कर दिया और इस साइड वाले ने लेना कम कर दिया, तो इधर वाला जिंक जितना पड़ा हुआ उतना ही पड़ा रहेगा, इधर कॉपर जितना पड़ा उतना ही पड़ा रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, जितने कंटेनर में आयंस पड़े हैं उतने ही पड़े रहेंगे। तो ये देखो ये इक्विलिब्रियम हमारी रिएक्शन है। के कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन लगा दो, यही होती है। मैंने क्या बताया, इक्विलिब्रियम आने पर क्या जीरो हो जाता है, ये, इसे जीरो मत बोलना, स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे जीरो हो सकती है, डिफरेंस हम लेंगे क्यों, ई सेल जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो पुट करोगे ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हमारा क्या आएगा फॉर्मूला, E0 सेल इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, E0 सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन में n log k। और वैसे भी हमारा E सेल किसके इक्वल होता है, E0 सेल माइनस RT अपॉन में NF ln k।
ठीक, आर की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू रख दो, इसकी जगह क्या रख दो 2.303 लॉग। ये सारी हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो डायरेक्ट है ये भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला जनरल है, ये हमने सारी वैल्यू पुट करने के बाद निकाला था, ये वाला फॉर्मूला है। तो पर ये आया कैसे, वही जो पीछे नर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने वहाँ पर ई सेल को ज़ीरो कर दिया, यानी इस पार्ट को क्या कर दिया ज़ीरो। ये पूरी टर्म जब उस तरफ शिफ्ट होगी तो वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये पूरी टर्म उधर चली गई तो ये हो गया। बस मैंने एल एन की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 2.303 लॉग, और सारी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ क्या आ गया 0.0591। एक चीज़ और बता दूँ इसमें आपको, यहाँ पे आप इसको अभी जनरल इक्वेशन ही बना लो, RT/NF ये कट करके, और यहाँ पे भी क्या रखो LN। अब देखो फ्लो में है ये सब कुछ। ई सेल किसके इक्वल होता है, ये हमारी जनरल रिएक्शन थी, कूल। इसको क्या कर देंगे ज़ीरो, इस पूरे पार्ट को आपको उधर शिफ्ट करना है। देखो जो मैं ये बता रही हूँ, ज़ीरो पुट किया, ये एज इट इज़ है, इस पूरे पार्ट को हमें यहाँ शिफ्ट करना है, कर दिया। अब ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा वहाँ करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो ध्यान से, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और यहाँ है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, यानी इस वाले कंटेनर में जिंक बढ़ते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ई बढ़ रहा है, ई इंक्रीज हो रहा है, और रिडक्शन वाले सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होएगा, घटेगा। एक टाइम ऐसा नहीं आएगा जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैचिंग हो जाएगा। देखो ये एक वैल्यू फिक्स, दोनों का ई सी भी सेम है, ई ए भी सेम है, ई सी माइनस ई ए करोगे तो ई सेल कितना आएगा, ज़ीरो। तो ई सेल ज़ीरो, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पर ई सेल ज़ीरो होता है, या उल्टा बोलो, ई सेल जब ज़ीरो होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम पर ई सेल ज़ीरो होता है, ई एम एफ भी ज़ीरो होता है, या ई एम एफ जब ज़ीरो होता है तो इक्विलिब्रियम कहते हैं उसे। और मैंने के का क्या सिग्निफिकेंस बताया था कि जितनी बड़ी के की वैल्यू है इसका मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक, तो ये था आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला टॉपिक। जनरल फॉर्मूला ये वाला आपका सिंपल, मैंने बताया ना अभी इसकी डेरिवेशन बहुत छोटी सी है, कुछ नहीं, नर्स्ट इक्वेशन में बस आपको ई सेल की जगह ज़ीरो पुट करना है, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल की जगह क्या पुट करना है, ज़ीरो, और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब सेम है। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दूँगी, अभी कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो साफ रिएक्शन में पता ही चल रहा है एन की वैल्यू 2 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को कहा है। ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने अभी जस्ट, ठीक है, 0.0591, ठीक है, लॉग के। अब हम क्या करेंगे, लॉग के सी, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 पुट कर दी, ई नोट सेल दे ही रखा था, यहाँ पुट कर दिया, तो ये हमारे पास के सी का आंसर आ गया। इसमें आपको एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगी, वो मैं अलग वीडियो में शेयर कर दूंगी। अभी के लिए ये ध्यान रखना, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन में एन लॉग के, ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन से के निकालने का क्या है फॉर्मूला।